एवरीवन, तो आज हम लोग फिर से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशंस के वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं। यानी सीधा सीधा बोल सकते हैं कि आज हम कितने आइसोमर्स लिखे जा सकते हैं किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उस सारी बातों को आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ड्यू क्या है, ड्यू का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ ड्यू, और वहां पे हमने सारे एक पॉइंट को डिस्कस किया। तो इस वीडियो में हम लोग अंत तक बने रहेंगे और आज हम लोग सीखेंगे कि ड्यू के हेल्प से, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के हेल्प से, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के हेल्प से, या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी जो कॉन्सेप्ट है इसके हेल्प से हाउ कैन यू राइट नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको आप सीधा सीधा बोल सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगर आपको आइसोमर्स लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैसे लिखिएगा, हाउ कैन वी राइट द आइसोमर्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड इन दिस मेथड, इन दिस राइटिंग of the different types of the structure of molecules, यहाँ पे हमको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हेल्प करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नया कॉन्सेप्ट, जिसके थ्रू हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, इसके हेल्प से, किसके हेल्प से, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का नेक्स्ट क्या एप्लीकेशन है। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं ओसी लिख रहा हूं। यानी आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि हम लोग यहां पे पॉसिबल आइसोमर्स को लिखेंगे, ठीक है। यानी कितने पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे, इन सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग ड्यू के हेल्प से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में जानना है कि अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो पहली बात यहां पे आपको क्या क्या काम आने वाला है। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको सबसे पहले उस मॉलिक्यूल का ड्यू कैलकुलेट करने आना चाहिए। ड्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का नाम देते हैं, या इसी को हम लोग IHD के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। क्यों कैलकुलेट करना चाहिए, इसके कैलकुलेशन से आपको क्या पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है भी कि नहीं है, ठीक है। या इसके हेल्प से आप पता कर सकते हैं कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या उसमें रिंग स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटी है भी कि नहीं है, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया रहे, आप सबसे पहले उसका ड्यू कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए अब सेकेंड जो कंडीशंस आ रहा है वो आ रहा है बॉन्ड पैटर्न का, ठीक है। तो आपको ये बात जानना पड़ेगा कि बॉन्ड पैटर्न ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे आप डिसाइड करिएगा, ठीक है। देखिए हम सभी जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है, यानी ओसी लिख रहा हूं, जितने सारे के सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये कैसे होते हैं, तो ये कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। ये तो हमें बात समझ में आती है, ठीक है जी। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड की अगर बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड होता है जी, तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड हमने देखा था कि ये कोवेलेंट बॉन्ड कितने होते हैं, तो ये सिंगल बॉन्ड हो सकता है, ये डबल बॉन्ड हो सकता है, और ये क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। यहां हमने डिस्कस किया था कि भाई सारे सिग्मा जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बोलते हैं। यहां पे एक सिग्मा और एक पाई आपको मिलता है, यहां पे एक सिग्मा और दो पाई का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ बेसिक सा आइडिया है। अब देखिए अगर आप बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो यहां पे आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ओसी लिख रहा हूं मैं यहां ऑर्गेनिक कंपाउंड को। अब यहाँ के ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, तो देखिए कार्बन तो मेजर एलिमेंट है, इसके बाद हाइड्रोजन मिलता है जी, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, हैलोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, और फास्फोरस भी होता है। तो लगभग इतने एलिमेंट्स जो होते हैं ये ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको यहां पे ये जान लेना है कि जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशंस करिएगा तो सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि कार्बन कार्बन के बीच में ही लिंकिंग करना है, ठीक है। हमेशा सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आपको कार्बन कार्बन के लिंकिंग को चेक करना है। तो देखिए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ भी लिंक हो सकता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी लिंक हो सकता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अगर कोई भी
स्ट्रक्चर दिया रहे तो सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला अगर दिया हो तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि जितने भी कार्बन है वो सबको एक साथ कनेक्ट कर दीजिए और ड्यू के हेल्प से आप उसमें पाई बॉन्ड आ रहा है नहीं आ रहा है उसके हिसाब से आप वहां पे लिख दीजिए। अब क्या होने वाला है, देखिए अगर मैं कार्बन को हाइड्रोजन के साथ जोड़ना चाहूं तो कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। देखिए हाइड्रोजन कहीं भी जुड़ेगा तो सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेगा। देखिए अगर मैं कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ता हूं तो देखिए ऑक्सीजन के साथ ये सिंगल बॉन्ड के साथ भी अटैच हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड के साथ भी अटैच हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर आपको ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को जोड़ना है तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को आपको इस तरीके से सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपको क्या करना है कि कार्बन को हैलोजन के साथ अगर अटैच करना है तो कार्बन हैलोजन के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। कार्बन को अगर नाइट्रोजन के साथ अगर अटैच करना है तो कार्बन नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ भी जुड़ेगा, कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ भी जुड़ेगा और कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी जुड़ेगा। ठीक है, अगर आप नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के साथ अगर देखते हैं तो हाइड्रोजन के साथ ये इस तरीके से जुड़ सकता है। ठीक है, और अगर आप देखते हैं तो ये आपको ऐसे भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे जुड़ सकता है। तो जहाँ जहाँ जो रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आप कर सकते हैं। या नाइट्रोजन जो है अपने चारों बगल 3 बॉन्ड बना सकता है। तो ये कुछ बॉन्ड पैटर्न है और इस बॉन्ड पैटर्न के लिए आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे ही आपको अटैच करना होगा। देखिए और क्या कंडीशन है, देखिए साइक्लिक कंपाउंड के लिए कंडीशन देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको साइक्लिक कंपाउंड बनाना है तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए ये कंडीशन जरूर आप याद कर लीजिए कि अगर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्या है जी, अगर मोनोसाइक्लिक अगर कंपाउंड आपको बनाना है तो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होगा या तो इक्वल होगा या ग्रेटर देन होगा 3 से। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम की हम बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम की, है ना। दूसरी बात, अगर आपको बाईसाइक्लिक कंपाउंड बनाना है, क्या बनाना है जी, अगर आपको क्या बनाना है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड बनाना है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, बाईसाइक्लिक कंपाउंड के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की अगर बात करोगे तो वो आपको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। तो ये कुछ बेसिक आइडिया है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, देखिए फॉस्फोरस है और ये सल्फर है, ये बहुत कम आते हैं और आएंगे भी तो सल्फर सिंगल बॉन्ड के साथ भी जुड़ सकता है, किसके साथ, और डबल बॉन्ड के साथ भी जुड़ता है। तो जैसे होगा उस हिसाब से हम लोग वहां पे इसको देख लेंगे। तो आइए हम लोग अब कैलकुलेट करने चल रहे हैं कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है और आपसे पूछा जाए कि राइट ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर, तो आप कैसे लिखिएगा। यानी आप यहां से एक तरीके से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की कहानी शुरू कर रहे हैं, तो कैसे लिख सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग। तो चलिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और ये एग्जाम्पल है दैट इज C4 और H10। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि राइट ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको क्या बोला जाए कि राइट ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा राइट ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो इसका आपको जितना भी पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स को आपको यहां पे बनाना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना चाहिए, आपको फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करना चाहिए ड्यू क्यों कैलकुलेट करना चाहिए कि ड्यू कैलकुलेट करने से हमें पता चल जाएगा कि इस कंपाउंड में पाई बॉन्ड आएगा या नहीं आएगा, रिंग स्ट्रक्चर बनेगा या नहीं बनेगा। तो देखिए ड्यू अगर आप इसका कैलकुलेट करते हैं तो हमने ऊपर ड्यू कैलकुलेट करने के रूल सब सिखला दिए हैं, वहां से आप सीख सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सारे रूल्स को डिस्कस किया है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, अब हमने मीनिंग भी बताया था कि अगर 0 आ जाता है तो आपके इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नो पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड नहीं होगा मतलब ना तो डबल बॉन्ड होगा और ना तो ट्रिपल बॉन्ड होगा और ना ही रिंग स्ट्रक्चर होगा, नो रिंग स्ट्रक्चर। तो ये पॉइंट अपने को समझ में आ गया कि भाई हमको इस फॉर्मूले से क्या पता चल गया कि यहाँ पे रिंग स्ट्रक्चर्स नहीं होने वाले हैं, यानी यहाँ पे जो भी बनेगा वो ओपन स्ट्रक्चर ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, ओपन स्ट्रक्चर। अब देखिए आपको कोशिश करना चाहिए कि जितना कार्बन है पहले सारे कार्बन को अटैच कर देना चाहिए, यानी सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन बना लीजिए। तो देखिए अगर मैं कार्बन को अटैच कर दूं तो सभी कार्बन को मैं सिंगल बॉन्ड के साथ ही अटैच करूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है इसलिए सिंगल बॉन्ड से मैं अटैच करूंगा। अब देखिए अब
अपने हिसाब से देख लीजिए, हाइड्रोजन को लगा दीजिए। तो मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा सकता हूँ, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 3 हो गया। तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर तो बन गया। ठीक है जी। अब देखिए, अब हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? दूसरा स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। अब दूसरे स्ट्रक्चर बनाने के लिए अब इसमें से अभी आप देख लीजिए, अभी अगर मैं आपको बोलूं तो आप क्या बोलिएगा कि ये इसका लॉन्गेस्ट चेन है, और इस लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 4 है। कितना है जी? 4 है। तो अब आप क्या करिए, जो दूसरा स्ट्रक्चर बनाइएगा उसमें कार्बन 1 से कम कर दीजिए। यानी अब जब हम नेक्स्ट जो बनाएंगे उसमें जो कार्बन होगा वो कार्बन कितना लेना है अपने को? अब कार्बन होना चाहिए 4। कितना होना चाहिए? सॉरी 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3। तो अभी आपने क्या देखा कि जब आपने कार्बन 4 लेके बनाया, ठीक है, तो आपको इस तरीके का बना। उसी तरीके से कार्बन जब 3 लेके बनाइएगा तो कैसे बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले सभी कार्बन को, 3 कार्बन को आपस में कनेक्ट कर दीजिए। कर दिया। अब आपके पास बचा हुआ 1। ठीक है। तो देखिए, अगर मैं एक कार्बन को अगर यहां अटैच करता हूं, ठीक है, तो ये ऐसा बन जाएगा। अगर मैं इसको यहां पे अटैच करता हूं तो ये फिर ऐसा बन जाएगा। इसलिए यहां आप किसी भी टर्मिनल पे जो कार्बन है उसको अटैच नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो हम कहां अटैच करेंगे? तो हम अटैच करेंगे यहां। अब आप क्या कर दीजिए, अब यहां पे आप हाइड्रोजन को अपने हिसाब से लगा दीजिए। ये आपका 3 हो गया, ये आपका 3 हो गया, और ये आपका 1 हो गया। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो C4H10 है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका ये 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। उसका कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल है? ये 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ठीक है। अगर आप देखिएगा तो हम इसको नॉर्मल ब्यूटेन के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसको हम लोग क्या जानते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन के नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग आइसोब्यूटेन के नाम से जानते हैं। आइसोब्यूटेन ये कॉमन नेम है, तो आइसोब्यूटेन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। क्लियर है? ये पॉइंट अपने को समझ में आ गया कि अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो किस तरीके से स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले ड्यू कैलकुलेट करिए, उसके बाद फिर आप आगे की तरफ नेक्स्ट जो स्टेप है उस पर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे, फिर एक एक कार्बन कम करते जाएंगे, और धीरे धीरे जितना भी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है वो हम लोग बनाते जाएंगे। चलिए, हम सेकेंड एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल को आप देखिए। सेकेंड एग्जाम्पल जो हम लेने जा रहे हैं वो है C5H12। अब देखिए, आप इसका ड्यू कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप इसका ड्यू कैलकुलेट करेंगे, कैसे ड्यू कैलकुलेट करते हैं इसको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में समझा दिया है, तो उसके बेसिस पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका 0 हो गया, और 0 होने का क्या मतलब हुआ कि नो पाई बॉन्ड। ठीक है जी, नो पाई बॉन्ड एंड नो रिंग स्ट्रक्चर, एंड नो रिंग स्ट्रक्चर, यानी इसमें भी आपको पाई बॉन्ड नहीं होगा और ना ही आपका रिंग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे, तो पहले कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको 5 कार्बन का बनाना है। पहले नंबर ऑफ कार्बन कितने का होना चाहिए? 5 का। तो 5 का लॉन्गेस्ट चेन बनाइए। तो बनाइए 1 2 3 4 एंड 5। अब कम करिए, नंबर ऑफ कार्बन चेन में कितना होना चाहिए? 4। तो गिनिए 1 2 3 एंड 4। अब हमने क्या बताया था आपको कि ये टर्मिनल पे तो आप लगा ही नहीं सकते हैं। टर्मिनल पे आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। तो कहां बचेगा? या तो आप यहां लगा सकते हैं या तो यहां लगा सकते हैं, क्योंकि ये पोजीशन और ये पोजीशन एक जैसा है। ठीक है। तो आप क्या करिए, यहां पे लगा दीजिए। ठीक है। अब आप क्या करिए, नंबर ऑफ कार्बन को 3 कर दीजिए चेन में। ठीक है। तो 1 2 और ये क्या हो गया? 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे और यहाँ पे अब बात नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे आप करिएगा तो इसी में से कोई एक स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक यहाँ बीच में लगाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे भी हम एक लगाएंगे। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर अगर मैं 1 2 और यहाँ 3 करूँ और इसी के साथ 2 और लगा दूँ, तो देखिए यहाँ पे चेन क्या हो गया? 4 का हो गया। इसके जैसा हो जाएगा ये। ठीक है। तो इस पॉइंट को अपने को ध्यान रखना है। अब आप अपने अकॉर्डिंग जो हाइड्रोजन है लगा दीजिए। ये CH3 हो गया, ये आपका CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, और ये क्या हो गया? CH3। उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास हो गया CH3, ये हो गया CH। कार्बन के चारों तरफ कितना बॉन्ड होना चाहिए ये बात समझ लीजिए। कार्बन के चारों तरफ 4 ही बॉन्ड होना चाहिए, और ये बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो सकता है। तो आप ध्यान में रखिए इस पॉइंट को। तो ये आपका कुछ ऐसा हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे इसके केस में कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल था? 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इसके केस में कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गया? तो इसके केस में 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हो गया। क्या क्या होता है ये देख लीजिए। इसको आप कॉमन नेम बोलते हो नॉर्मल पेंटेन। ठीक है। इसको आप बोलते हो आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, और इसको आप बोलते हो नियोपेंटेन,
नियोपेंटेन। ठीक है, तो ये सारे जो स्ट्रक्चर है और जो ये नाम है, नोमेनक्लेचर है, ये कॉमन नेम है, इसको आप याद करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स की हम बात करने जा रहे हैं वो है अपना C6 एंड H14। ठीक है, अब देखिए इसका ड्यू कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो यहाँ भी ड्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा। देखिए अगर ड्यू कैलकुलेट करने नहीं आ रहा है तो आप ड्यू का फॉर्मूला लिख लीजिए। देखिए ड्यू का फॉर्मूला क्या होता है, 2 होता है प्लस 2C होता है माइनस H होता है माइनस X होता है प्लस N होता है, ये सब एटम है, डिवाइडेड बाई 2 होता है। वैल्यू पुट करिए, 2 प्लस 2 इंटू C मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, माइनस हाइड्रोजन एटम 14 है, बाकी कुछ है नहीं, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। ये सम करिएगा तो ये 14 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आपका हो जाएगा 0। और आपको मालूम है कि 0 आते ही नो पाई बॉन्ड नो रिंग स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे नो पाई बॉन्ड और नो रिंग स्ट्रक्चर, नो रिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये ध्यान में अपने को रखना है। अब ये मैंने बता दिया, अब आप बार बार इसको प्रैक्टिस करिए और इससे निकलेगा। तो अब देखिए हमें सीधा सीधा पता चल गया। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन बनाओगे, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन में कितना रखोगे, 6। तो 6 रखो, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, दूसरा क्या बनाओगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम अब कितना कर दोगे, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अब 5 कर दोगे। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5। अब देखो, अब आपके पास एक कार्बन बचा हुआ है, उसको लगाना है, तो आप उसको यहां नहीं लगा सकते हो, आप उसको यहां नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो कहां लगा सकते हो, यहां लगाओ या यहां लगाओ, बात एक है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या होगा, यहां। ठीक है, तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, यहां पे 5 में 2 कंडीशंस क्रिएट होने जा रहा है। ठीक है, क्या क्या होने जा रहा है, देखो एक आप यहां लगा सकते हो, ठीक है जी, और एक आप कहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो। देखिए अगर आप यहां लगा रहे हो या यहां लगा रहे हो, बात बराबर है, इसलिए ज़्यादा स्ट्रक्चर लिखने की अपने को जरूरत नहीं। तो 5 में इतना पॉसिबल है। और छोटा करते हैं, अगर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन में 4 करें, कितना करें, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब देखिए आप यहाँ पे तो नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो कहाँ लगा सकते हो, अब आपके पास 2 है, तो 2 है तो एक यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, और एक यहाँ लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा अगर आप ऐसे लगाओगे तो क्या ये ऊपर जैसा कुछ होगा, क्या देख लो, चेक कर लो, नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, 1 2 3 4। अब इसमें आप क्या कर सकते हो कि दोनों को एक ही कार्बन पे आप लगा सकते हो, ऐसे दोनों को एक ही कार्बन पे क्या कर सकते हो, आप लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा और इसमें बना सकते हो क्या, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम अगर इसको 1 2 3 और इसको हम 4 कर दें और यहाँ पे मैं कार्बन जोड़ दूं और कार्बन जोड़ दूं, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 जैसा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा जी, 5 जैसा हो जाएगा, इसके जैसा हो जाएगा। ठीक है, इसके जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं है। ये स्ट्रक्चर क्या है जी, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ या ना, हाँ या ना। तो आपने क्या कर लिया, 3, अब आपने 6 कार्बन में निकाल लिया, 5 कार्बन में निकाल लिया, 4 कार्बन में निकाल लिया, अब 3 कार्बन का भी क्या आप बना सकते हो क्या, देखो आप चेक करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं 3 कार्बन का भी बना सकता हूं तो आप देख लो, एक बार चेक कर लो। अगर 3 कार्बन का आप बनाने चले तो देखिए 1 2 3। अब आप क्या करोगे, अगर मैं यहाँ पे एक ऐड कर दूं, यहाँ पे एक ऐड कर दूं और यहाँ पे एक ऐड कर दूं, तो ये कैसा बन गया, 1 2 3 4 5 जैसा बन गया। ठीक है, अच्छा 1 2 3 अगर मैं यहाँ पे ऐसा ऐड कर दूं और यहाँ पे ऐसा ऐड कर दूं तो ये 4 वाला बन गया, देखो ये वाला बन गया। तो 3 में पॉसिबल नहीं है स्ट्रक्चर इसका। ठीक है, 3 कार्बन में इसका स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। अब आप इस वैल्यू को आप लिखना चाहते हो, हाइड्रोजन को ऐड कर दो, यहाँ पे ऐड कर दीजिए, जितना भी हाइड्रोजन है हाइड्रोजन को आप यहाँ पे लिख दीजिए, लिखते चलिए, हाइड्रोजन को लिखते चलिए, यहाँ भी लिख दीजिए। 4 बॉन्ड होने चाहिए कार्बन के चारों तरफ। ये बॉन्ड आप कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो, तो ये बॉन्ड आप सिंगल बॉन्ड से भी सेटिस्फाई कर सकते हो, ये बॉन्ड आप डबल बॉन्ड के साथ भी सेटिस्फाई कर सकते हो, ये बॉन्ड आप ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, और लिखना एकदम सही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी लिख दीजिएगा।
कुछ भी अपने मन से नहीं करना है, ठीक है, वही करना है जो रिक्वायर्ड है। तो देखिए यहाँ पे कितने स्ट्रक्चर बन गए, यहाँ पे आपको कितने बन गए, 1 2 3 4 एंड 5। तो जो 6 वाला केस है इसमें 5 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप स्ट्रक्चर लिख सकते हो। तो अभी हमने वो स्ट्रक्चर देखा जहां पे हमने क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही था, यानी ड्यू हमेशा 0 आ रहा था। वैसा भी केस हो सकता है जहां ड्यू का वैल्यू 0 ना हो, कुछ और आने लगे, तो वहां पे आप कैसे करोगे, इस चीज की हम लोग चलिए डिस्कस करने चल रहे हैं पॉइंट को। चलिए एक हम एग्जाम्पल देख रहे हैं और उसमें आपसे बोला है कि आपके पास एक फॉर्मूला दिया है C6 और H12, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि राइट ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर, राइट ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको यहाँ से साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आपको लिखना है। तो देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर की अगर बात की गई है तो ड्यू कुछ ना कुछ इसका आएगा। तो जब ड्यू इसका कैलकुलेट करिएगा तो ड्यू का वैल्यू इसका कितना आएगा, 1 आएगा। ड्यू की वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। फॉर्मूले पे आप पुट कर लीजिए। अब देखिए साइक्लिक में क्या करना है, तो सबसे पहले लार्ज साइकिल बनाइए, ठीक है। लार्ज साइकिल का क्या मतलब हुआ कि आपके जो साइक्लिक चेन होगा उसमें कार्बन कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लार्ज कार्बन बना रहे हैं, लार्ज कार्बन का साइक्लिक, तो 6 का हमने ये साइक्लिक बना दिया, ठीक है जी। अब आपको इसको छोटा करना है। अब हम नंबर ऑफ कार्बन एटम साइकिल में कितना रखेंगे, 5। तो 5 का बनाइए, तो 5 का बना दीजिए ऐसा, और जब 5 का बना दीजिएगा तो आपके पास एक हाइड्रोजन बचेगा, एक कार्बन बचेगा, तो उसको आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब आपको कार्बन को और घटाना है, तो साइकिल में 4 कार्बन को रखना है। तो जब साइकिल को 4 कार्बन दोगे, जब साइकिल को कितना कार्बन दोगे, 4 कार्बन दोगे, तब आपके पास 2 बच गया, ठीक है। क्या बच गया, 2 बच गया। तो देखो 2 के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, CH2 CH3 भी लिख सकते हो, बोलो बोलो। और क्या लिख सकते हो, तो 4 में और भी पॉसिबिलिटी आप देख सकते हो। आपको चाहोगे तो एक ही जगह 2 CH3 को लिख सकते हो, बिल्कुल सही, ठीक है। आप चाहोगे तो 4 में कुछ और कंडीशंस क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपसे सिर्फ यहाँ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहा है, तो हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चरल की ही बात करेंगे। और यहाँ पे आपके पास CH3 आ गया। और क्या पॉसिबिलिटी है, और आपके पास पॉसिबिलिटी है कि अगर आप चाहोगे तो एक CH3 को इधर ऐड कर दोगे और एक CH3 को आप इधर ऐड कर दोगे, ठीक है। अब आपको इतना ही स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है किसमें, 4 वाले में, ठीक है। तो 4 वाले में अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो 4 वाले में इतना है। तो अब 3 वाले में देखते हैं। अगर कार्बन 3 रखें तो देखो कार्बन अगर आप 3 रखोगे तो 3 का तो ये बन गया। अब देखो 3 में एक तो तुम सीधा चेन बना दो, CH2 CH2 CH3, चलो चलो चलो, ये हमारा बन गया। दूसरा अगर मैं इस चेन को छोटा करूं तो कुछ ऐसा बन सकता है, CH यहाँ लगा दो, CH3 यहाँ लगा दो, CH3, बिल्कुल सही। अगर मैं चाहूँ तो इस 3 में और भी कुछ स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। कैसा स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, देखो ये हो गया आपका CH2, ये हो गया आपका CH3, और यहीं पे मैं अगर ऐड कर दूँ क्या, CH3। और क्या कर सकता हूँ जी, और 3 में मैं कुछ बना सकता हूँ। क्या बना सकता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे जोड़ दूँ CH3, यहाँ पे जोड़ दूँ CH3, ठीक है, और यहाँ पे जोड़ दूँ CH3, बन गया। और क्या बना सकते हैं जी, तो और हम यहाँ से बना सकते हैं, अगर हम चाहें तो हर एक जगह CH3 को क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, CH3 CH3। तो आप क्या देख रहे हो कि आपके पास कितना स्ट्रक्चर मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसका कितना स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो इसका 11 स्ट्रक्चर क्या है जी, पॉसिबल है। तो देख पा रहे हो आप ड्यू के हेल्प से कैसे पता कर लिए। तो देखिए 1 आया था हमारा ड्यू, और ड्यू 1 आने का मतलब होता है कि या तो इसमें 1 पाई बॉन्ड होगा, या तो इसमें एक रिंग स्ट्रक्चर होगा। हमारे क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है साइक्लिक स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर, तो इसलिए हमने सारे पॉसिबल रिंग स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे क्या कर दिया है, लिख दिया है। अगर यहाँ से आपसे पूछता है कि सारे स्ट्रक्चर्स बताओ, तब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर हो जाता है, बनाना आसान नहीं होगा, वो बहुत डिफिकल्टीज के साथ आपको बना, उतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा एग्जाम में। तो यहाँ पे इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं और वो है आपका C4H6, ठीक है। अब C4H6 का आपसे पूछेगा ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर बताओ, ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर आपको क्या करना है जी, बताना है। तो सबसे पहले आप इसका ड्यू कैलकुलेट कर लीजिए, और ड्यू जब कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 2। अब देखो 2 ड्यू का क्या मतलब हो सकता है, 2 अगर ड्यू आ रहा है तो 2 पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है, या 1 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग हो गया, ठीक है। यहीं से आपको ये सारा पॉइंट मिल जाएगा, या 2 रिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 2 पाई बॉन्ड है, यानी 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, या तो 1 ट्रिपल बॉन्ड आपका हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम ओपन चेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी, सबसे पहले हम ओपन चेन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सब स्ट्रक्चर्स के बारे में पूछ रहा है। और देखिए यहाँ पे हमको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में सोचना है, यहाँ पे हमको स्टीरियो के बारे में नहीं सोचना है। अगर स्टीरियो के बारे में पूछेगा तो और ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ेगा। तो सबसे पहले मैं 4 कार्बन को जोड़ता हूँ, 1 2 3 एंड 4, ठीक है जी। अब देखिए, अब आपको डबल बॉन्ड की बात करते हैं, तो डबल बॉन्ड 2 बनाना है। तो देखिए एक डबल बॉन्ड मैं यहाँ रखूँ और एक डबल बॉन्ड मैं यहाँ रखूँ, ऐसा हो सकता है। दूसरा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। देखिए एक्चुअली अगर आप इस तरीके का डबल बॉन्ड बनाते हैं, ये और जस्ट कहीं यहाँ पे, ठीक है, तो अगल बगल जो डबल बॉन्ड होता है, ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका अनस्टेबल होगा। तो जनरली अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स को हम लोग नहीं बनाते हैं, तो ये पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा CH और यहाँ पे आ जाएगा CH2, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। तो 4 में हमने ये बना दिया, ठीक है। और डबल बॉन्ड में क्या बन सकता है, तो अगर आप 3 का स्ट्रक्चर बनाओगे, 1 2 और 3, तो 3 में एक स्ट्रक्चर आपका पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। आप कहीं भी डबल बॉन्ड लगाओ, यहाँ लगाओ, ठीक है, या यहाँ पे, तो 3 में आपका एक ये बन सकता है। तो डबल बॉन्ड में आपके पास ये 2 स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटी है, डबल बॉन्ड में आप ये 2 स्ट्रक्चर बना सकते हो। ट्रिपल बॉन्ड में अगर आप बनाना चाहो तो ट्रिपल बॉन्ड में आपके पास क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे CH लूँ और ये ट्रिपल बॉन्ड C, ये हो गया आपका CH2 और ये हो गया CH3, तो एक ये बनेगा, और एक पोजीशन को आप चेंज कर दो तो ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड और ये हो गया आपका CH3। अब देखिए 3 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 3 कार्बन में जब बॉन्ड ऐसा ही बनेगा आपको इस तरीके का बनेगा, तो 3 कार्बन में आप यहाँ पे जब 3 बॉन्ड रखोगे तब तो इसकी वैलेंसी बढ़ गई, ठीक है। यहाँ इसके चारों तरफ 5 बॉन्ड हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे आप इस तरीके से बना सकते हो। तो ओपन चेन तो हमारा बन चुका है जी। अब हम क्लोज चेन की बात करते हैं, ठीक है। क्लोज्ड चेन की अगर हम बात करें तो क्लोज चेन में सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, 4 कार्बन का रिंग बनाइए, सबसे बड़ा रिंग बनाइए, तो 4 कार्बन का रिंग हो गया। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आना है क्योंकि 2 है इसका ड्यू। अच्छा, अब 3 कार्बन का रिंग बनाइए, बना दिया, ठीक है। अब 3 कार्बन का अगर आप रिंग बनाते हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में अब आपके पास 2 ड्यू है, ठीक है, तो 2 ड्यू करके आपको यहाँ पे CH3 लगाना पड़ेगा। और 3 कार्बन में अगर आप बनाना चाहते हैं तो 3 कार्बन में एक ऐसा भी बनेगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। और 4 कार्बन में अगर आप देखना चाहते हैं तो एक इस तरह का डबल रिंग, 2 रिंग की पॉसिबिलिटी भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कितना रिंग स्ट्रक्चर हुआ और कितना ओपन स्ट्रक्चर हुआ, वो सारा चीज़ आपके सामने है। तो आप इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और एक यहाँ पे आप कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं, क्या, देखिए ये वाला, अगर मैं इसको ऐसे रखूँ और ये डबल बॉन्ड यहाँ रख दूँ और यहीं पे मैं किसको लगा दूँ, CH3 को लगा दूँ, ठीक है। तो ये इतना आपकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो रिंग में आपको कितना बन गया, 1 2 3 4 5 बन गया, और 6 7 8 9 टोटल आप देख पा रहे हैं। तो इतना स्ट्रक्चर्स आपका इसका बन सकता है और आपने इसका इतना स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ओपन भी बनाया और रिंग भी बनाया, तो इतना स्ट्रक्चर की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल करने चल रहे हैं, और नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है C6 एंड H कितना हो जाएगा, C6H11, ठीक है।
अगर आप C6H11 की बात करते हैं तो आप सबसे पहले इसका ड्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो जब आप इसका ड्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, 2 + 2 × 6 - 11, ठीक है, /2। अब इसको सॉल्व करिए तो होगा 2 + 12 - 11 /2। नहीं, ये हमारा 9 होगा, ठीक है, इसको हम लोग करेक्ट करेंगे, ये 9 C9H11। तो यहाँ पे आप इसको करेक्ट करिए, यहाँ पे लिखिए C9, तो ये हो गया 18 - 11, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20। फिर कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसको करेक्ट करते हैं, ये हमारा 12 होगा, ठीक है, ये वैल्यू कितना होगा 12, तो इसको 12 करिए, इसको 12 करिए। अब माइनस कितना हो गया 12 और /2, सॉल्व करिएगा तो वैल्यू कितना आ गया 4। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि जब भी ड्यू का वैल्यू कितना आ जाए 4 आए तो आपको ना एक बेंजीन रिंग बनाना चाहिए। तो देखिए बेंजीन रिंग बनाइए, यहाँ पे हमेशा हमको बेंजीन रिंग का ही कहानी करना होगा जब भी ऐसा होगा। तो ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है जी। अब देखिए इस बेंजीन रिंग में कितने कार्बन होते हैं, 6 होते हैं। अभी कितने कार्बन बच गए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपने 6 कार्बन लगा दिया, रिंग में कितने कार्बन हो गया, 6 कार्बन हो गया। अभी आपके पास 3 कार्बन बचा हुआ है, तो 3 कार्बन को कैसे लिख सकते हो, या तो आप ऐसे लिख सकते हो CH2 CH2 और CH3 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और कैसे लिख सकते हो, और आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो CH CH2 CH3 ऐसे लिख सकते हो। और कैसे लिख सकते हो, तो अब 2 कार्बन एक साथ कर दो CH2 और ये आपका क्या हो गया CH3 ऐसे कर सकते हो। और एक कार्बन बच गया तो यहाँ लगा दो, तो ये आपका हो गया CH3। इसके साथ 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल और है, देखिए अगर मैं यहाँ पे CH2 और CH3 रख रहा हूँ तो फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका CH3। एक और स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है। जब भी डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो तो उसमें 3 स्ट्रक्चर तो आपको 3 पोजिशनल स्ट्रक्चर्स तो पॉसिबल होगा ही होगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे हो गया। उसी तरीके से अब अगर आप देखोगे तो अगर मैं मिथाइल करूँ तो आप कैसे लिख सकते हो, CH3 यहाँ लिख सकते हो, CH3 यहाँ लिख सकते हो और CH3 यहाँ लिख सकते हो। अगर आप और मिथाइल की बात करो तो आप क्या कर सकते हो, ये आपका CH3 है, इसको फिक्स रखो आप, तो इसको यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आप देखो तो और क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे इसको CH3 रखो, इसको अगर आप फिक्स रखते हो तो एक यहाँ पे आप लिख सकते हो। और क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे CH3 लिख सकते हो, यहाँ पे CH3 लिख सकते हो और यहाँ पे CH3 लिख सकते हो। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ये वाला, अगर मैं काउंटिंग करूँ यहाँ से, देखिए इसमें आपको 1 2 3 4 आ रहा है ना। अगर यहाँ पे काउंट करिए 1 2 3 4 तो ये सेम ही आ रहा है आपका, है ना। तो यहाँ पे मैं पोजीशन को बदल दूँ, अगर मैं इसको कुछ ऐसा कर दूँ, ये वाला जो है इसको हटाऊँ, ठीक है, और इसको अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ CH3 तो अब क्या होने वाला है, अब चेक कर लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये कैसा हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया, इसके जैसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, 1 1 2 3 4 5। तो देखिए इतना स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसका, है ना। यहाँ पे इसमें आपको ये 3 स्ट्रक्चर आपको पॉसिबल है। उसी तरीके से तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब भी आपका ड्यू का वैल्यू कितना है 4 है, तो वैसे केस में आप इतने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, C3 ले रहे हैं, H6 ले रहे हैं और O ले रहे हैं। तो देखिए इसका कितना पॉसिबल स्ट्रक्चर है उसको आपको बताना है। तो सबसे पहले आप ड्यू कैलकुलेट करिए, ड्यू कैलकुलेट करिएगा तो वैल्यू आएगा 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो जब ऑक्सीजन 1 होता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो देखिए 1 ऑक्सीजन में अगर ड्यू का वैल्यू कितना है 1 है तो C⋯1 भी C⋯O पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, C⋯C भी पॉसिबल हो सकता है, और ऐसे केस में आपको अल्कोहल ग्रुप बन सकता है, ठीक है। अगर एक है तो वहाँ पे ईथर ग्रुप की भी पॉसिबिलिटी है।
तो अब कहाँ क्या बनेगा ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले 3 का देखिए, तो 3 में अगर आप बनाना चाहें तो सबसे पहले मैं तो इसका 2 स्ट्रक्चर बना देता हूँ और ये बना देता हूँ, एक कीटोन बन जाएगा जी, ठीक है, और एक तो इसका एल्डिहाइड बना दीजिए, ठीक है। तो आप इसका एक एल्डिहाइड बना सकते हैं। यहाँ तक कोई तकलीफ है आपको? अच्छा, एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अब यहाँ पे अगर आप डबल बॉन्ड को कार्बन के साथ लगाना चाहें, जैसे मैं अगर ऐसा रखूँ CH2 डबल बॉन्ड C, और अगर मैं यहाँ पे OH लगा दूँ और फिर यहाँ पे CH लगा दूँ, तो देखिए ये स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को अनस्टेबल माना जाता है। इस स्ट्रक्चर को क्या माना जाता है? अनस्टेबल माना जाता है। इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर्स को अपने को नहीं बनाना है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर्स को जहाँ भी इस तरह का डबल बॉन्ड और उसके साथ अटैच OH आता है तो हम इसको नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो अल्कोहल के केस में इस तरीके का केस तो नहीं हो सकता है, तो कैसा केस हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और OH, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ये बन सकता है। तो देखिए हमने एक ऐसा बना दिया। अच्छा, अगर मैं इसको ईथर के फॉर्म में बनाऊं तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे मैं O लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं CH3 लगा सकता हूँ। ये एक स्ट्रक्चर आपका पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आपने स्ट्रक्चर देखा, ये कैसा स्ट्रक्चर देखा? तो ये आपने ओपन स्ट्रक्चर देखा। तो इसका क्लोज स्ट्रक्चर भी तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो पहले तो 3 कार्बन का अगर आप क्लोज स्ट्रक्चर बनाए तो कहीं डबल बॉन्ड लगा दीजिए, हो गया। ऐसा आ सकता है? ऐसा नहीं। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते हैं तो DU का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो एक तो आप यहाँ पे OH लगा दीजिए, ये चलेगा। दूसरा, अगर आप बनाना चाहें तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे ऐसा भी एक कंडीशंस लगा सकते हैं। तो रिंग स्ट्रक्चर में इसकी जो पॉसिबिलिटी है, एक अल्कोहल का हो सकता है और एक साइक्लिक ईथर का यहाँ पे फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये कंडीशंस इतना हो सकता है, ठीक है। तो देखिए DU के हेल्प से आप बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं, ये प्रैक्टिस करना होगा और इसके हिसाब से आपको जो भी दिया जाए, बस ये ध्यान रखना है कि जब ऑक्सीजन आपका 1 आता है, जब आपके कंपाउंड में, ध्यान दीजिए इस पॉइंट को, ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जो गिवन कंपाउंड है, जो भी आपका गिवन मॉलिक्यूल है, गिवन मॉलिक्यूल्स में अगर एक ऑक्सीजन आता है तो एक ऑक्सीजन अब DU के बेसिस पे डिपेंड करता है। ये आपको अल्डिहाइड में भी होता है, ये आपको कीटोन में भी होता है, ये आपको अल्कोहल में भी होता है, ये आपको ईथर में भी होता है। अब ध्यान देना पड़ेगा आपको कि कहाँ कैसे लगाना है। अगर 2 आ जाए, 2 ऑक्सीजन अगर आपको मिल जाए, कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन अगर मिल जाए तो 2 ऑक्सीजन के लिए अब आपको क्या सोचना है, ठीक है। एस्टर तो बनता ही बनता है, वहाँ पे एस्टर तो आपको बनेगा ही बनेगा। अब इसके अलावा और क्या क्या बन सकता है? तो वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपको बन सकता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप बना दीजिए। इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि 2 OH ग्रुप आपको लगा दिया जाए, ठीक है जी। हो सकता है कि 2 वहाँ पे ईथर ग्रुप भी आपको आ जाए। तो ये सब चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके समझना पड़ेगा। तो इसके हेल्प से आप आसानी से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि आप DU का यूज करके कैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप DU के कॉन्सेप्ट से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाने को सीखते हैं, यानी आप आइसोमर्स लिखने का। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।